चेसिस टूट चुकी थी, जो कि यार चेसिस टूटना, इंजन नीचे आना और ये सारी चीज़ें होना ना बहुत ज़्यादा यार दिल को आपके दुखाती है। वेल हेलो यू गाइस, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, हर हर महादेव दोस्तों। अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग ऑफ माइन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बहुत 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 बढ़िया भी होंगे। तो आज जी फाइनली वो दिन आ चुका है जहां हम अपनी हिमी बेबी को अब अलविदा बोलने वाले हैं। इसने बहुत साथ निभाया और मतलब कि इट्स एन इमोशनल जर्नी फॉर मी, क्योंकि इस बाइक से मैंने फाइनली वापस से 1.5 साल बाद राइडिंग करनी अब शुरू करी थी और ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अब इस बाइक को अलविदा बोलने का समय आ गया है। जैसा कि आप देख ही सकते हो 7480 किलोमीटर को लिए बाइक चली है। 2 ट्रिप्स लगाई मैंने और दोनों मेरी बहुत ही शानदार ट्रिप्स रहीं, जिनमें से एक मेरी यात्रा थी जो कि तुंगनाथ महादेव जी की यात्रा थी। आज अपन लोग ये बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हैं, क्योंकि यार इतनी जल्दी ना कोई भी बाइक्स वगैरह चेंज नहीं करता, जो कि मैंने इस बार करी है। मतलब मेरी पहली जो बाइक थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिल्वर कलर, वो भी मैंने 5 साल तक चलाई और 95,000 किलोमीटर चलाने के बाद बेची। बिल्लो रानी का आप सभी को सीन पता ही है क्या हुआ था, बट उसका इंजन बहुत बढ़िया था, जो आज भी मैं मिस करता हूँ उस बाइक को। उस बाइक से ही मैंने कम्प्लीटली अपने आप को टूरिंग की तरफ ढाला, जो कि मेरे को अच्छा भी लगता है कि मैं बाइक पे टूर करूं। और एंड हेयर कम्स हिमालयन, यानी कि अपनी हिमी बेबी। और आज इसका मैं फाइनली वीडियो बना रहा हूं, जो कि लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी हिमालयन यानी कि हिमी बेबी की। आज आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बाइक के बताएंगे कि क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए आफ्टर दी ओनरशिप ऑफ ऑलमोस्ट 5 मंथ्स, और लॉन्च हुए इसको 8-9 महीने हो चुके हैं, मार्केट में आए हुए इसको 8-9 महीने हो चुके हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी अपन लोगों ने अपनी प्यारी हिमी बेबी को 2024 फरवरी में परचेज करा था, दिसंबर में बाइक को बुक करा था और अपनी प्यारी हिमी बेबी बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी ड्रीम्स के साथ मेरे घर पे आई थी। और यार फाइनली मैंने इस बाइक को काफ़ी किलोमीटर्स तक रन करा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं रन करा, बट मैं अब डेली कम्यूट करता हूँ, डेली गुड़गांव जाता हूँ और कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरी जो हैं उसी के बेस पे रहने वाली हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपन लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है, डेली कम्यूट के लिए बढ़िया है या नहीं है, रिलायबल है और सारी चीज़ें। तो जी इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और वीडियो को शेयर कर देना आपको अगर अच्छी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली अपन लोगों ने हिमालयन को अब बेचने का डिसीजन इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ इश्यूज़ आ रहे थे बाइक में। जैसे कि मेजर इशू ये आया कि यार बाइक जो है अपनी, उसका ना 2 बार इंजन खुल चुका है। तो ना बाइक में कंपनी ने 2 बार इंजन खोल के पार्ट्स को डाला है, मतलब कि जो डिफेक्टिव पार्ट्स थे उनको रिमूव करा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो भी देख ही लो। तो देख रहे हो बाइक में बड़ी वियर्ड सी साउंड आ रही थी और इस वियर्ड सी साउंड के कारण ना बाइक मेरी 1.5 से 2 महीने के आसपास सर्विस सेंटर में खड़ी रही। और सर्विस सेंटर में खड़ी होने के बाद ना मतलब यार मैं परेशान हो गया था। इवन दो रॉयल एनफील्ड ने मेरे को ऑल्टरनेटिव एक बाइक दे दी थी, बट इसको चलाने का यार मतलब ना जो मज़ा है वो ख़त्म हो रहा था, क्योंकि 2 महीने तक ये बाइक सर्विस सेंटर में खड़ी रही थी। सो सबसे पहले यार चेन टेंशनर डाला और सेकेंडली इसमें हेड गैस्केट को रिमूव करके एक पार्ट इन्होंने और डाला था। तो मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, आप वो देख के समझ जाना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं समझे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वीडियो देखिए। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसके कुछ फ्यूल पंप से रिलेटेड इशू आ गया था और फ्यूल गेज भी इसकी गलत रीडिंग शो कर रहा था। 400 रुपये का मैंने पेट्रोल उस दिन डलवाया था जिस दिन मैंने बाइक को सर्विस सेंटर खड़ा करा था, और ये देखिए ये इशू आना शुरू हो गया था, इनएक्यूरेट रीडिंग। अभी भी इसकी गलत रीडिंग है, जबकि इसका फ्यूल गेज और फ्यूल पंप भी चेंज हो चुका है। मतलब माइंड में 4 पार्ट्स इसके चेंज हो चुके हैं और ऑलरेडी इतने इश्यूज़ आ रहे थे बाइक में कि यार मन खट्टा होता ही जा रहा था। फिर एक और इशू आया जो कि था ये वाला मॉड्यूल। ये जॉयस्टिक अपने आप ही वेली परफॉर्म कर रही है भाई साहब, अपने आप ही बौखला गई थी, ये ऊपर नीचे अपने आप ही शिफ्ट हो रही थी।
फिर इसके बाद इसका इग्निशन स्विच सबसे पहले चेंज हुआ। आपको ध्यान ही होगा कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी जब मैं हॉर्न फिट कर रहा था उस टाइम आपको मैंने दिखाया ही था। तो ये कुछ पार्ट्स इसमें चेंज हुए थे जो कि यार बहुत मेजर पार्ट्स हैं। मतलब आप ये लगा के चलिए कि आप 3.5 लाख रुपए बाइक पे स्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप मतलब कि यार मेरे हिसाब से तो अगर कंपनी कहती है कि आप एक एक पैसा रॉयल एनफील्ड में लगा रहे हैं तो वो आपका वर्थ स्पेंडिंग है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक और इशू आ गया इस बाइक में कि ये वाला जो सेंसर है इसका काम करना बंद कर चुका है। यानी कि अगर ब्रॉड डे लाइट में मैं बाइक को लेके जाता हूँ तो इसका जो मीटर है वो कलर बैकग्राउंड का चेंज नहीं करेगा, वाइट नहीं होगा, ब्लैक ही रहेगा और ब्लैक में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको ये बता दी कि ये चेंजेस हुए हैं बाइक में और जिनके कारण मेरा मूड बन गया कि मैं इस बाइक को सेल आउट कर दूं। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। क्या इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया है सिटीज़ और हाईवेज़ पे कि आप इस बाइक में 3.5 लाख या 4 लाख के अराउंड अदर स्टेट्स से वेरी करते हैं प्राइजेस, इन्वेस्ट करें या नहीं? तो चलिए इसके भी बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप हाईवे पे जाते हो तो इसका ना यार मतलब परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बट द मोमेंट इट क्रॉसेस 91 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होंगी, इतनी ज़्यादा कि फुट पैक्स तो वाइब्रेट करते ही करते हैं, साथ में हैंडल पे भी आपको एक कांस्टेंट बस से भी ज़्यादा मतलब इतनी इरिटेटिंग आपके उसमें हैंड्स में वाइब्रेशन होती है कि आप कहोगे यार मैं तो वैसे ही थक गया बाइक राइड कर करके। दीज आर दी ऑनेस्ट रिव्यूज़ ऑफ माइंड जो कि मतलब मैंने अपनी थ्रू आउट जर्नी में मतलब महसूस करे, उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इन जो जनरल मेरा एक रिव्यू है 7,480 किलोमीटर का। और इसके बाद हाईवे पे परफॉर्मेंस इसकी जो है वो बहुत ही बढ़िया है जो मैंने आपको बताया ही। यानी कि आप इसको ड्राइव बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। रोड प्रेजेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लोग मुड़ मुड़ के ज़रूर देखेंगे। और पावर के नाम पे यार बहुत बढ़िया पावर है, बट जो आपको वाइब्रेशंस कॉन्स्टेंटली फील करनी पड़ेंगी 91 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के बाद, 92 के बाद, वो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। फिर अब इसकी परफॉर्मेंस की अब हम बात करते हैं, हाउ डज़ इट परफॉर्म्स इन सिटीज़। सिटीज़ में इसको मनूवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप पीक ट्रैफिक में जा रहे हैं, जैसे मैं गुड़गांव जाता हूँ, तो मेरे लिए कभी ना कभी ये चैलेंजिंग हो जाता है मनूवर करना। कई जगह पे ये ऐसा मनूवर करती है कि आप कहोगे यार ये बहुत ही लाइट बाइक है, बट इन एक्चुअल दिस इज़ नॉट एट ऑल अ लाइट बाइक। राइडिंग के टाइम पे थोड़ी सी आपको लाइट लग सकती है, बट वैसे ये लाइट बाइक भी नहीं है। और राइडिंग जो सिटीज़ में है उसके कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे कि रेडिएटर इसका बहुत जल्दी ऑन हो जाता है। रेडिएटर इसका टाइम टू टाइम ऑन होता जाएगा। इस बाइक में इतना कंप्रेशन है कि उसको कूल डाउन करने के लिए रेडिएटर की ज़रूरत पड़ी, और ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। और लिक्विड कूल्ड इंजन होने के बावजूद इसका जो रेडिएटर टाइम टू टाइम ऑन करता है ना, आपकी टांगों को लिटरली वो जला देगा, बी इट ऑन हाईवेज़ बी इट इन सिटीज़। सिटीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसका रेडिएटर जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। और मैं पंजाब की ट्रिप करने गया था जब, उस टाइम पे मेरे पैर में इसके रेडिएटर के कारण छाले हुए। और जब भी अब मैं डेली बाइक राइड करता हूँ, गर्मी में तो आप इसमें पागल हो ही जाओगे, साथ ही साथ अभी भी जब भी मैं डेली राइड करता हूँ तब भी यार उन छालों पे ना मतलब कि मेरे को जलन होती है। और दिस इज़ द थिंग विच आई नोटिस्ड कि रॉयल एनफील्ड कुड हैव रेक्टिफाइड दिस इशू, या कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन बनाना चाहिए था ताकि आपकी डायरेक्ट टांगों पे हीट ना आए। और इवन इसमें ना पिलियन की टांगों पे भी हीट जाती है। रेडिएटर का इतना ज़्यादा इसका जो थ्रो है वो पीछे तक जाता है। बाइक में पेंट फिट एंड फिनिश बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि यार काफ़ी चीज़ें नीटली करी हुई हैं, बट जो इतने सारे बोल्ट्स देख के आपको वो लगेगा कि यार कहीं ना कहीं चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करा गया है। बट दिस कलर स्पेशली कैमेट वाइट, और जो इसका अदर कलर है जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कहते हैं कलर वाइज, वो यार बहुत ही अच्छा लगता है कलर, दैट इज़ हानले ब्लैक। यानी कि गोल्डन रिम्स के साथ वो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना, कहने की हद ही नहीं। बाइक इज़ नो डाउट एब्सोल्युटली अ स्टनिंग लुकिंग बाइक, एंड बाइक विच इज़ हैविंग अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस स्पेक्स। मतलब कि आप इस बाइक को अगर राइड करोगे ना, फन टू राइड बाइक है, एकदम से इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है। सर्टेन आरपीएम्स के बाद इसकी
एक्चुअल में जो हॉर्स पावर है उसका आपको अंदाज़ा लगता है कि व्हाट दिस बाइक इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग। मतलब आप इसको ऑफ रोडिंग भी ले जाओगे, इसके शॉकर्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें मतलब कंफर्टेबल आप टूरिंग कर सकते हो, जो कि मैं कहूँगा इस प्राइस पॉइंट की बाइक के लिए ऐसा करना बहुत अच्छी बात है। रॉयल एनफील्ड डिड अ गुड जॉब फॉर दिस। बट जो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आपको अभी से 4-5 महीने में देखने को मिल रही हैं तो यार मतलब मैं कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग, हाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग द बाइक, हाउ दे आर इंजीनियरिंग द बाइक। इन सारी चीज़ों पे रॉयल एनफील्ड को काम भी करना चाहिए। आपने काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें इसकी चेसिस टूटने का इशू जताया जा रहा था, जो कि मैं कहूँगा विच इज़ something very very bad for a company's reputation and which is something very bad for the rider as well। उसकी जान जोखिम में थी और उस बाइक का यानी कि चेसिस टूट चुकी थी, जो कि यार चेसिस टूटना, इंजन नीचे आना और ये सारी चीज़ें होना ना बहुत ज़्यादा यार दिल को आपके दुखाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, ये सारी कंप्लेंट्स जो थी चेसिस टूटना, ये सारी चीज़ें होना, ये पुरानी रॉयल एनफील्ड में थी, जो कि पुरानी हिमालयन 411 हुआ करती थी उसमें थी, जो कि कंपनी ने इतने सारे पॉडकास्ट वगैरह भी करे, उनमें दावा किया कि यार ये सारी चीज़ें अब नहीं आएंगी, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हुए कहा कि हमने इस बाइक पे बहुत ज़्यादा काम करा है और उसके बावजूद भी ये हो गया। बट उसके बाद रॉयल एनफील्ड ने जो रवैया दिखाया कि ये सारी जो चीज़ें हुई हैं ये आपने आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ लगवाई हैं उसके कारण हुई हैं, जो कि बोल्ट्स वगैरह आपने थोड़े से ज़्यादा डेंसिटी के लगा दिए, उसके बाद टूटने के बाद हुई है। मैं ये मानता हूँ कि इतनी महंगी एसेसरीज़ हर कोई कंपनी की अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि मेरी बाइक में ऑलमोस्ट स्टॉक एसेसरीज़ ही लगी हुई हैं। छोट-मोट मैंने एसेसरीज़ थी वो बाहर से लगवाई हैं। तो यार इट्स अ कंसर्निंग इशू एज़ वेल एज़ के आप मतलब कि किसी भी बाहर वाली कंपनी को कह दें कि यार दे हैव मेड सच अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट अप टू दी सेटिस्फैक्ट्री लेवल, जिसके कारण चेसिस टूट गई है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेने के बाद कंपनी को थोड़ा सा अपना फोकस करना चाहिए। कंपनी की और भी बाइक्स आती हैं, रॉयल एनफील्ड जे सीरीज़ प्लेटफॉर्म में आपकी जो क्लासिक 350 है, बुलेट है और हंटर है, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। उनके इंजन्स बहुत रिलायबल हैं, उस पर काफ़ी काम हुआ। अब जो इंजन्स रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च करे हैं वो बहुत ही अच्छे और रिफाइंड इंजन्स हैं, और 650 सीरीज़ के भी जितने भी इंजन्स हैं वो भी बहुत बढ़िया इंजन्स हैं, बहुत रिलायबल इंजन्स हैं। आपको कहीं पे भी बीच में हड़कने नहीं देंगे, कहीं पे भी रुकने नहीं देंगे। आप थ्रू आउट एकदम ज़ोरदार परफॉर्मेंस के साथ राइड कर सकते हो। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि रॉयल एनफील्ड ने अपना न्यू इंजन, लिक्विड कूल्ड इंजन लॉन्च करा, जो कि मतलब मैं ये कहूँगा कि मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये कर दिया। मेरे को बाइक लेने से कुछ टाइम पहले तक ये अंदाज़ा था कि मैं बाइक इस टाइम पे वेट करके लूँगा ताकि बाइक के रिव्यूज़ वगैरह आ जाएं, 1 साल 6 महीने एटलीस्ट हो जाए मार्केट में, तो मुझे पता चल जाएगा कि बाइक के क्या रिव्यूज़ हैं। तो वो मैंने नहीं करा और मेरे को जल्दबाजी में डिसीजन लेना पड़ा, जो कि अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए था, ताकि रॉयल एनफील्ड जो है वो इश्यूज़ को नेक्स्ट जो लॉट्स आएँ उनमें फर्दर लॉट्स में रेक्टिफाई करके आगे भेजे। अगर इस प्राइस पॉइंट पे इफ़ रॉयल एनफील्ड इज सेलिंग अ बाइक ऑन विच दे हैव वर्क फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 years एज ऑफ नाउ, और उसके बाद मार्केट में लॉन्च करा है, तो यार अभी थोड़ी सी और होमवर्क की ज़रूरत है। अगर इन्होंने सेम इंजन के साथ ये बाइक को आगे चलाना है, दे हैव टू बकल अप सो दैट दे कैन गिव द बेस्ट पॉसिबल बाइक्स इन द मार्केट। रॉयल एनफील्ड की एक अपनी मोनोपोली है मार्केट में, जो रॉयल एनफील्ड का हो गया वो रॉयल एनफील्ड का ही रहेगा। मैं भी इसी नोशन के साथ गया था, बट वो मेरा नोशन इस बाइक के साथ अब चूर चूर हो चुका है। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा रिसेंटली, कि इस प्राइस पॉइंट की बाइक में यार ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स कंपनी नहीं देती है, जो कि इट्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अस, क्योंकि अगर मैं इन रिम्स को कन्वर्ट करवाने जाऊँगा ना ट्यूबलेस टायर्स में, तो यार वो करीबन 15 से 20 हज़ार के विदिन होगी। कम में भी कर देते हैं लोग, बट यू नेवर नो कि कब वो बाइक में वॉबलिंग इश्यूज़ क्रिएट कर दे, क्योंकि इट इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, बिकॉज एक जुगाड़ से ही बाइक्स को ट्यूबलेस टायर्स में कन्वर्ट करा जाता है। बाइक में थ्रू आउट आपकी माइनर टू मेजर इश्यूज़ आते ही रहेंगे। जैसे कि अभी मंडे को मैं ऑफिस जा रहा था, तो मंडे को क्या हुआ, बाइक की बैटरी अपने आप ही ड्रेन आउट हो गई और बाइक स्टार्ट ही नहीं होके दे रही थी। बहुत ही ज़्यादा हमने इसको धक्का लगाने की ट्राई करी कि फर्स्ट या सेकंड गियर में डाल के बाइक को स्टार्ट कर लिया जाए, बट पुश स्टार्ट भी नहीं हुई।
फिर अल्टीमेटली मेरे को RSA को बुलाना पड़ा, उन्होंने जाके बाइक को जंप स्टार्ट करा, फिर जाके बाइक स्टार्ट हुई और मैं फिर छुट्टी करके बैठ गया क्योंकि RSA भी बहुत टाइम से आए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बाइक की ना आपको मतलब कि रिलायबल और अनरिलायबल की कैटेगरी में पुट करती है। अभी ये बाइक मैं कहूँगा कि रिलायबल नहीं है। अगर आप डेली इस बाइक से कम्यूट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ किलोमीटर्स बाद आपको इश्यूज़ अराइज़ होने शुरू हो जाएंगे, जो कि यार एक कंसर्निंग चीज़ है कि आप अगर इतने पैसे लगाने के बावजूद भी एक अनरिलायबल मशीन ले रहे हैं तो दैट इज़ अ मेजर कंसर्न। अब मैं यही बात कर लेता हूँ होंडा से कंपैरिजन की। होंडा में बाइक्स आती हैं, दे आर वेरी मच रिलायबल, बट जो वॉबलिंग का इशू था जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था, जो मैं ओवरऑल हर एक कंपनीज़ को कहूँगा कि यार कंसर्निंग जो इश्यूज़ आते हैं अगर कंपनीज़ उनको टाइम टू टाइम रेक्टिफाई करती चलें तो कंज्यूमर्स के ऊपर हिट एंड ट्रायल करने के बाद वो ये चीज़ें ला रही हैं, उससे पहले अगर करके दें तो हम जैसे कंज्यूमर्स को कभी भी थ्रू आउट अटकना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बाइक जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाइज बाइक है, आपको मज़े आने वाले हैं इसको राइड करने में। बट जो ये प्रॉब्लम्स है जो थ्रू आउट आपकी बाइक में आपको नोटिस करने को मिलेंगी वो यार आपको कहीं ना परेशान कर देंगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो इस बाइक के लिए, कोई भी ऐसी बाइक में जो आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करूं, उससे पहले बहुत ज़्यादा R&D करो, लेट दैट बाइक रोल इनटू द मार्केट और काफ़ी अच्छे टाइम तक रोल करने दीजिए। जब वो बाइक पूरे तरीके से आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक रिव्यूज़ मिल जाएंगे उसके बाद आप परचेज़ कीजिएगा। अब गोइंग फॉरवर्ड एक और चीज़ पे मतलब कि मैं बोलना चाहूँगा कि ये भी चीज़ अगर रॉयल एनफील्ड अच्छी कर देती तो बाइक और बढ़िया हो जाती। एक इशू जो है वो आप देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। आप एक ये भी चीज़ देख रहे होगे, यहाँ से ये बोल्ट निकल गया जो मैं उस दिन दिखा रहा था आपको कि ढीला होना शुरू हो गया और निकलते निकलते ये रास्ते में निकल ही गया। अब इस बाइक की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स वैसे तो मैंने मेजॉरिटी में आपको बता ही दी हैं कि दिस बाइक इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ जो कि लास्ट चीज़ है जो मेरे को रॉयल एनफील्ड की नहीं अच्छी लगी वो ये थी कि यार इसकी जो रियर ब्रेक्स हैं वो 5000 किलोमीटर्स में ही ख़त्म हो गई। अगर आप सर्विस सेंटर से इसके रियर ब्रेक पैड्स चेंज करवाते हो तो दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 3000 to 3300 रुपीज़, यानी कि 3300 रुपये के ब्रेक पैड्स अगर आप लेबर वेबर दे के लगवा रहे हो तो यार 6000 के आपके 6065 के आपके दोनों ब्रेक पैड्स चेंज होंगे। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेरे को मिल गया था, वो मैंने इंटरनेट पे देखा। इसके जो ब्रेक पैड्स हैं और जो इंटरसेप्टर के ब्रेक पैड्स हैं वो दोनों सिमिलर हैं। तो मैंने अभी इंटरसेप्टर के लगवाए, वो 2250 रुपये के आसपास थे और वही वाले मैंने लगवा लिए 1000 रुपये के आसपास। देखो आप फ़र्क दिख गया है, तो क्यों ना आप सस्ती चीज़ों में जाएं। और रादर इनकी बाइट जो है ब्रेक पैड्स की वो ज़्यादा बढ़िया है इंटरसेप्टर 650 और जो कॉन्टिनेंटल GT सीरीज़ में लगती है उसकी बहुत बढ़िया बाइट है एज़ कम्पेयर टू दी ओरिजिनल हिमालयन 452 के स्टॉक ब्रेक पैड्स। जो इस बाइक के मेजर पॉइंट्स है वो साथ साथ मैंने कवर अप कर ही दिए हैं, बट फिर भी आपको मैं सेपरेटली कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। जैसे कि इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट। फिट एंड फिनिश में कई जगह आपको बाइक ऐसी लगेगी कि प्रीमियम बाइक है, बट कई जगह आपको लगेगा कि यार थोड़ी सी और चीज़ें अच्छी हो सकती थी, थिंग्स कुड हैव बीन अ लिटिल मोर बेटर। बट अब इसकी जो हैंडलिंग है, जो मनूवर करने की इसकी क्षमता है वो बहुत ही बढ़िया है। इसकी जो रोड प्रेजेंस है इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है, ये इतनी एनॉर्मस बाइक लगती है कहने की कुछ हद ही नहीं। लोग मुड़ के तो ज़रूर देखेंगे, बट लोग साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये बेबी GSA है। डायरेक्टली BMW से कंपटीशन देख रहे हो, रॉयल एनफील्ड का लेवल नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। ये किसी भी बाइक के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उसको अपने लेवल से ऊपर की बाइक से कंपैरिजन करने का मौका मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर रॉयल एनफील्ड रेक्टिफाई कर दे तो BMW से ज़रूर कम्पीट कर सकती है। साथ में इसमें स्लीपर असिस्ट क्लच भी दिया जाता है जो कि मैं कहूँगा थोड़ा सा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू होंडा, बट फिर भी यार स्लीपर असिस्ट क्लच देने का मतलब जो है वो बहुत ही बढ़िया है यार। इसकी आप देख ही सकते हो कि मतलब कि क्लच कितनी ही सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर रॉयल एनफील्ड बाइक्स। अगर हम इसके बात करें रॉयल एनफील्ड के राइड बाय वायर थ्रॉटल हिमालयन 452 में इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च करा है, तो मैं कहूँगा कि यार बहुत सेटिस्फैक्ट्री लेवल का है इसका राइड बाय वायर थ्रॉटल, यानी कि
कहीं ना कहीं आपको बीच में लैग भी दिखेगा, कहीं ना कहीं ये ऐसा परफॉर्मेंस दे जाएगा कि आप कहोगे यार राइड बाय वायर थ्रॉटल इसका बहुत ही बढ़िया है। बट अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ इसके राइड बाय वायर थ्रॉटल की विद ट्रायम्फ 400 सीरीज़ यानी कि स्क्रैम्बलर से और स्पीड 400 से, तो उन दोनों का ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड। बाकी रॉयल एनफील्ड ने भी काम कुछ कम नहीं करा, बहुत बढ़िया इसका राइड बाय वायर थ्रॉटल बनाया है। नाउ दिस वीडियो कम्प्लीटली सम्स अप। और जाने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ, अगर कंपनी ने इसके ट्यूब टायर्स दिए हैं तो ट्यूब टायर्स भी भाई साहब अभी तक मेरी बाइक में सिर्फ एक पंचर हुआ है, वो भी इनिशियल डेज़ में, बट अभी तक इस बाइक में मेरे को कोई भी पंचर देखने को नहीं मिला। बट कहीं ना कहीं अगर आप हाईवेज़ वगैरह पर राइड कर रहे हो तो एक डर सताता है कि ट्यूबलेस टायर्स नहीं हैं। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड दिस इज़ माई कम्प्लीटली राइड ओनरशिप रिव्यू। मैं इस बाइक के बारे में नेगेटिव्स नहीं बता रहा हूँ, इस बाइक के जो मैं पॉइंट्स है जो मेरे को लगे, जो मैंने महसूस करे, जो मैंने थ्रू आउट जो 5 महीने की जर्नी है उसमें जो मेरे को फील हुआ और जो मेरे साथ साथ चीज़ें हुई उनको मैंने बताया है आपके सामने। जो मेरे को अच्छी लगी, जो ख़राब लगी, वो सारी आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने चीज़ें रख दी हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अब कौन सी बाइक लेने जा रहे हैं वो आपको आने वाले कुछ व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। तो टिल देन बी सेफ, राइड सेफ एंड एन्जॉय।